राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों यूजीसी नेट पेपर 1 का हम जो पीवाईक्यू की सीरीज़ चला रहे हैं, तो हमारी डेली आपको 2 क्लासेस मिल रही हैं। दोस्तों हमारे 6 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और आपको पता है इस बार जेआरएफ ले लें, नहीं तो अगली बार से सिलेबस चेंज हो रहा है। और दोस्तों जेआरएफ से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड एक और नई न्यूज़ आई है, जो कि मैं उस पर मैं वीडियो आज आपको वीडियो वो शेयर करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप बोल रहे होगे कि सर 2022 और 23 के पीवाईक्यू क्यों नहीं करा रहे हैं, क्योंकि वो मैं आपके कल से कराऊंगा। क्या है, कल से 1 तारीख है, हमारे पास 6 दिन है। वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में रहने चाहिए और 2020, 19 और 20, 21 के बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न यह है, आपने देखा हो यूजीसी का जो एग्ज़ाम है वो 1 से 2 साल बाद उसमें क्वेश्चनों में थोड़ा फेरबदल होता है, पैटर्न में थोड़ा फेरबदल होता है। तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, क्योंकि 22-23 में जो है वो आएगा, वो आपका वैसा ही का वैसा आएगा। तो 22-23 के जो 23 जून और 22 के हैं वो मैं आपको कल से कंटिन्यू कराऊंगा। चलिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहा करिए। दोस्तों कमेंट भी कर दिया करिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न, चलिए सबसे पहले हमारी तालिका दी हुई है 5 विभिन्न क्षेत्रों में JKLM और N ने वर्ष 2014 से 19 तक के दौरान किसी परीक्षा में बैठने वाले ए तथा योग्य पाए गए क्यू अभ्यर्थियों की संख्या संबंधी आंकड़े निम्न तालिका में उपलब्ध। तालिका के अनुसार प्रश्न 1 से 5 के उत्तर दें। तो देखिए, विभिन्न क्षेत्रों के अभ्यर्थियों की वर्षवार संख्या, क्षेत्र वर्ष आपके दिया हुआ है और क्षेत्र दर दिए हुए हैं। JKLM N ए जो है वो आपके हैं परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी, और क्यू जो हैं आपके वो हैं आपके अभ्यर्थियों की संख्या आंकड़े वो योग्य पाए गए हैं, वो हैं आपके क्यू। तो बस हमें कुछ नहीं करना, इस तालिका को देखते जाओ, आपका अपने आप प्रश्न हो जाएगा। दोस्तों ये इतने सरल प्रश्न होते हैं कि अगर आप इसमें गलती कर दोगे तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव में चले जाओगे। तो इसमें तो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। तो हमारा पहला प्रश्न है, दी गई अवधि में एम क्षेत्र से परीक्षा में बैठने वाले तथा योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या के बीच का अंतर वर्ष में दूसरा सबसे न्यूनतम था 2014, 2016, 2017, 2019। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2016। देखिए सबको इन्होंने क्या कर दिया, देखो 2014 में एम क्षेत्र में परीक्षा में बैठने वाले योग्य अभ्यर्थियों के बीच अंतर 420 माइनस 240, 180। तो ये इन्होंने कहाँ से लिया, आइए देखते हैं। 2014 में एम क्षेत्र को देख लिए 420 माइनस 240। ए और क्यू को माइनस, ए से क्यू को माइनस कर दिया, जो उत्तर आया वो लिख दिया। तो इन्होंने क्या किया, 2014, 2015, 2016, 2017 जो ऑप्शन में 4 साल हैं आपकी, 2019 इनका आप कैलकुलेट कर लो, बस जो ऑप्शन में है। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो जो जिसमें दूसरा सबसे न्यूनतम आएगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया है, वो है वर्ष 2016 में क्षेत्र के परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष 2019 में क्षेत्र एल के योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत था। तो दोस्तों 88%, 83%, 77% और 68%। तो सी जो है आपका वो एकदम सही उत्तर है, सी है आपका 73%। वर्ष 2017 में क्षेत्र के से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 540, वर्ष 2019 में क्षेत्र एल के योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या 740। अभीष्ट परसेंट माफ करिएगा दोस्तों, 540 अपॉन 740 इंटू 100, तो ये आपका आ गया 72.97, माफ करिएगा 72.97%। तो ये लगभग 73%। समग्र रूप से पूरे विश्व वर्ष की तुलना में क्षेत्र एन से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की औसत संख्या क्या थी। बड़ा आसान है दोस्तों, 805 हो गए। हम सबको कैलकुलेट कर लेंगे, जितनी संख्याएं होंगी उनका उतने का ही भाग दे देंगे, सही उत्तर आ जाएगा। वर्ष 2014 में जे क्षेत्र से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अनुपात वर्ष 2016 में एम क्षेत्र से योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या की तुलना में था 4:7, 4:9, 9:4 और 8:13।
तो दोस्तों ए जो है वो आपका सही उत्तर है 4:7, 4:7। वर्ष 2014 में जे क्षेत्र से परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 320 और वर्ष 2016 में एम क्षेत्र से बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 560, तो इनका रेशियो आ गया 4:7। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2018 और 19 के लिए एक साथ परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की कुल संख्या किस क्षेत्र में दूसरा सबसे अधिकतम था? JNKL। दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, आपको वो तालिका देखनी है, तुरंत आपको आंसर पता चल जाएगा। तो जो पूछ रहा है बस आप जो दिया 18-19 वर्ष देखिए, JKL जो ऑप्शन दिए हैं उनको सही कर लिए। वर्ष 2018 में से जे क्षेत्र के एक साथ परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या 480 प्लस 65, दोनों को ए और की को प्लस कर लो, बस 2 साल का 1040, इसमें कर लो, इसमें कर लो, आपके जितने दिए हुए हैं सब में प्लस कर लो, पता चल जाएगा आपको कि किस में ज़्यादा है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बी है आपका एन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कक्षा का मुक्त वातावरण जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षण स्तर सहायक होगा? स्मरण स्तर, अवबोध स्तर, विमर्श स्तर और स्वायत्त विकास स्तर। दोस्तों ये प्रश्न आपके पहले भी PYQ में मैं करा चुका हूँ, तो इसका सही उत्तर है विमर्शी स्तर। कक्षा का मुक्त वातावरण जहाँ अध्यापक एवं छात्र आपस में सहभागी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में विमर्शी स्तर का शिक्षण सहायक होगा। दायित्व है कि कक्षा का मुक्त वातावरण छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, जिससे बाद में छात्र इन उपागमों के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करते हैं। इसमें छात्रों एवं अध्यापकों के मध्य समन्वय बढ़ता है तथा एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना भी बढ़ती है। निम्नलिखित प्रकार के अधिगम के लिए सही पदानुक्रम क्या होगा? विभेदीकरण अधिगम, संकेत अधिगम, अवधारणा अधिगम और समस्या निदान अधिगम, नियम अधिगम। तो जो दोस्तों इसका जो सही विकल्पों में सही उत्तर है BAC, क्रम जो है हमें बताना है। तो इसका जो दोस्तों सही क्रम है वो है आपका A। अब यहाँ हम सारे जान लेते हैं, दिए गए अधिगमों के लिए सही पदानुक्रम निम्नलिखित होंगे। सबसे पहले आपका संकेत अधिगम, विभेदीकरण अधिगम, अवधारणा अधिगम, नियम अधिगम और समस्या निदान अधिगम। गेने महोदय अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में कठिनाई के आधार पर अधिगम के 8 स्तर बताते हैं, जो अग्रलिखित हैं। संकेतक अधिगम, सिग्नल लर्निंग, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम, चेन लर्निंग और विभेदन अधिगम, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, संप्रत्य अधिगम, कॉन्सेप्ट लर्निंग, नियम अधिगम, रूल लर्निंग और समस्या समाधान अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। अतः विकल्प ए आपका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, सामान्यीकरण योग्यता के लिए संभावना की खोज पर केंद्रित होने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शोध का प्रकार मुख्य सैद्धांतिक प्रगति के प्रयोग पर लक्षित होता है? मौलिक शोध, मूल्यांकन शोध, कार्यात्मक शोध और अनुप्रयुक्त शोध। तो डी जो है आपका वो दोस्तों सही उत्तर है अनुप्रयुक्त शोध। सामान्यीकरण योग्यता के लिए संभावना की खोज पर केंद्रित होने के साथ अनुप्रयुक्त शोध, एप्लाइड रिसर्च, मुख्यतः सैद्धांतिक प्रगति के प्रयोग पर लक्षित होता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का अनुसंधान प्राय व्यवहारिक समस्याओं के वर्तमान कालीन समाधान से जुड़ा रहता है। ऐसे शोध अध्ययन विशिष्ट क्षेत्र आधारित एवं व्यवहारिक धरातल पर संपादित किए जाते हैं। महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में आत्मगत स्वस्थिति निश्चित करने की दृष्टि से छात्रों को अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित करने में प्रभावित लाने के लिए अध्यापक में निम्नलिखित कौन सा बौद्धिक गुण संपोषित करने की आवश्यकता है? संज्ञानात्मक बुद्धि संबंधी, भावनात्मक बुद्धि संबंधी, सामाजिक बुद्धि संबंधी और आध्यात्मिक बुद्धि संबंधी। तो दोस्तों बी जो है वो आपका सही उत्तर है भावनात्मक बुद्धि संबंधी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ इसकी व्याख्या है, महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में आत्मगत सुस्थिति निश्चित करने की दृष्टि से छात्रों को अभिप्रेरित एवं प्रोत्साहित करने में प्रभावित लाने के लिए अध्यापक में भावनात्मक बुद्धि संबंधी, इमोशनल इंटेलिजेंस रिलेटेड बौद्धिक गुण संपोषित करने की आवश्यकता। हम देखते हैं कि महाविद्यालय स्तर पर आत्मगत सुस्थिति
पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाती तथा छात्र अभिप्रेरित तथा प्रोत्साहित नहीं हो पाते। चलिए दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, अनुदेशनात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सेवा में प्रयोग की गई तकनीकों का नेटवर्क अनुदेशात्मक तकनीक है। कथन दो, यदि व्यक्ति विकास शिक्षा का लक्ष्य तो कंप्यूटर एडेड शिक्षण अध्यापक को प्रतिस्थापित कर सकता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। कथन एक और दो दोनों सही हैं। कथन एक और दो दोनों गलत हैं। कथन एक सत्य किंतु कथन दो गलत है, किंतु कथन एक असत्य किंतु कथन दो सही है। तो दोस्तों आपका जो सी उत्तर है वो है सही है। कथन एक के अनुसार अनुदेशात्मक लक्ष्यों का पूरा करने के लिए सेवा में प्रयोग की गई तकनीकों का नेटवर्क अनुदेशनात्मक है। उल्लेखनीय है कि यह तकनीक व्यवहार परिवर्तन में तो सहायक ही साथ ही साथ लक्ष्यों के कार्य विश्लेषण तथा संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। त्रिभुजन उपागम का प्रयोग करने वाली शोध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन अभिभावकीय भागीदारी, अभिव्यक्ति तथा समस्याओं के अध्ययन पर जांच का भाग बन सकता है? साक्षात्कार, प्रेक्षण, परीक्षा, समाज मीति, केंद्रित समूह चर्चा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर है वो डी, ए, बी और ई, साक्षात्कार, प्रेक्षण और केंद्रित समूह चर्चा। त्रिभुजन उपागम का प्रयोग करने वाली शोध परियोजना में अभिभावकीय भागीदारी, अभिव्यक्ति तथा समस्याओं के अध्ययन पर जांच का भाग निम्नलिखित को बनाया जा सकता है: साक्षात्कार, प्रेक्षण, केंद्रित समूह चर्चा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका डी। निम्नलिखित कौन सी शोध विधि में स्वतंत्र चरों को आश्रित चरों पर उसके प्रभाव को देखने एवं मापने के लिए व्यवहार में लाया जाता है? समयोत्तर विधि, प्रायोगिक विधि, केस स्टडी विधि और ऐतिहासिक विधि। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है प्रायोगिक विधि। निम्नलिखित में से किसमें शोध नैतिकता के उल्लंघन के पर्याप्त अवसर हैं? समस्या प्रतिपादन, आंकड़ों की व्याख्या, प्राकल्पना निर्माण। दोस्तों ये प्रश्न आपके पहले भी आ चुके हैं। शोध परिणामों की जानकारी देना, दूसरों द्वारा बनाए गए शोध संबंधों का प्रयोग करना। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है सी है, बी, डी और ई। तो शोध परिणामों की जानकारी देना, दूसरों द्वारा बनाए गए शोध साधनों का प्रयोग करना। दोस्तों आपके अभिकथन और तर्क, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान रखें। मैचिंग, सुमेलन हमेशा ध्यान रखें। कथन एक, कथन दो वाले कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। तालिका आप उसके 5 क्वेश्चन और आपका गद्यांश 5 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन एक और कथन दो। देखिए दोस्तों आ गया, इनके जो ऑप्शन है वो लगभग हमेशा सेम रहते हैं। तो शोध प्रकल्पना अनुमानिक कथन है जो अध्ययन की समस्या के निदान की दिशा में चरों के बीच संबंधों को अभिधारित करता है। कथन दो, गैर संभाविता प्रतिदर्श प्रतिचयन प्रक्रिया जनसंख्या प्राचल के लिए सर्वोत्तम आकलन है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो दोस्तों कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। कथन एक और कथन दो दोनों गलत हैं। कथन एक सत्य किंतु कथन दो गलत है। कथन एक असत्य किंतु ये ऑप्शन हमेशा सेम रहते हैं। तो सी सही है आपका, कथन एक सही है, कथन दो गलत है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में शिक्षण व्यवहार के नीचे दिए गए गुणों के अनुसार किसको रचनात्मक मूल्यांकन के भाग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? छात्रों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अध्यापक प्रश्न पूछेगा। छात्रों द्वारा प्राप्त की गई विशेषता के स्तर को अध्यापक विनिर्दिष्ट करेगा। प्रस्तुतिकरण के समय अध्यापक छात्रों को अनुबोध करवाता है तथा जांच करता है। अध्यापक कुछ सेकंड्स के लिए रुकता है, फिर छात्रों को देखकर प्रश्न पूछता है। अध्यापक निष्पादन निष्कर्ष को इंगित करता है और निर्णयात्मक मूल्य बताता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है बी। बी है आपका केवल ए, सी और डी। चलिए व्याख्या में देख लेते हैं। कक्षा शिक्षण में रचनात्मक मूल्यांकन के भाग के रूप में वर्गीकरण निम्नलिखित हैं।
छात्रों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अध्यापक प्रश्न पूछेगा। प्रस्तुतिकरण के समय अध्यापकों छात्रों को अनुबोध करवाता है तथा जांच करता है। अध्यापक कुछ क्षण के लिए रुकता है, फिर छात्रों को देखकर प्रश्न पूछता है। वस्तुतः मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा शिक्षक को अपने शिक्षण के उद्देश्यों एवं उन्हें प्राप्त करने की दृष्टि से किए गए प्रयत्नों की सफलता के बारे में जानकारी होती है, जबकि रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव असेसमेंट का उपयोग अध्यापक द्वारा भयरहित और सहयोगी वातावरण में छात्र के प्रगति हेतु नियमित प्रबोध के लिए किया जाता है। श्रोताओं द्वारा अवश्रवण इसकी ओर ले जाता है। वक्ता को महत्व देना, अटपटी परिकल्पना, अयथार्थ अनुमति और वक्ता का निरादर। तो सी जो है आपका वो दोस्तों सही उत्तर है, अयथार्थ अनुमति। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। दोस्तों मैंने आपसे पहले ही कहा था, लेखक और संचारण अवधारणा। अरस्तु, शैनन और वीवर, बिल्बर श्रेम्स और डेविड बर्लो। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो दोस्तों इनका जो सही है वो है सी है। चलिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। अरस्तु वक्ता केंद्रित संचार, शैनन और वीवर ऊपर से नीचे रेखीय संचार, बिल्बर श्रेम वृत्तीय संचार और डेविड बर्ले SMCR प्रेषक संदेश चैनल प्राप्तकर्ता प्रारूप। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, शैक्षणिक प्रशासक चैनलों को चुनने वाले निम्नलिखित देशों के कालानुक्रम को चिन्हित कीजिए। ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ए, यूनाइटेड स्टेट्स 1952 में, नेशनल एजुकेशन टेलीविज़न ग्रेट ब्रिटेन BBC स्कूल्स 1957 में, कनाडा 1972 में, द लर्निंग चैनल ऑस्ट्रेलिया 1996 में, हॉरिजन लर्निंग चैनल और भारत मार्च 2000 से 2001 ज्ञानवाणी। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन। अवाच्यक संकेतों का मुक्त एवं असीमित प्रयोग कक्षा में शिक्षण के संप्रेषणात्मक पहलुओं को बढ़ाता है। कथन 2, अध्यापक का आकर्षक व्यक्तित्व कक्षा के वातावरण को जीवंत बना देता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो दोस्तों यहाँ आपका कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 गलत है। तो जो सही उत्तर है वो दोस्तों है कथन 1 असत्य किंतु कथन 2 सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के यह परिणाम है, छात्रों से अध्यापक की बढ़ी हुई अपेक्षाएं, अधिगम संतुष्टि अनुसरण के रूप में अध्यापक के लिए बढ़ते हुए प्रोन्नति के अवसर, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छात्रों को सक्षम बनाना, सकारात्मक अधिगम प्रतिफल। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, केवल बी, डी और ई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधिगम संतुष्टि अनुसरण के रूप में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छात्रों को सक्षम बनाना और सकारात्मक अधिगम प्रतिफल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है? ठीक है दोस्तों, तो डी हो गया 9/2। माना 1/12 का xवां भाग 3/8 है, तो 1/12 = 3/8 और 3/8 12 = 3/2, 3 = 9/2। तो इस प्रकार 1/12 का 3/8 भाग 9/2 है। राजीव, संजीव और विजय ने एक दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। दोस्तों यहाँ से आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होता है, तो पेन और पेपर निकाल के रखें। राजीव, संजीव और विजय ने एक दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया जिसकी कुल दूरी 1500 मीटर है। राजीव ने संजीव को 30 मीटर से पीछे छोड़ा जबकि विजय को 100 मीटर से पीछे छोड़ा। कुल दूरी की प्रतियोगिता में संजीव विजय को कितनी दूरी से पीछे छोड़ता यदि दोनों ने पहले जैसी दौड़ की होती? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 71.4 मीटर। दोस्तों अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करके शेयर करते रहिए और दोस्तों कमेंट भी किया करिए। और दोस्तों आपका कल से प्रैक्टिस सेट डेली आपको मिलेगा। जो क्वेश्चन आ सकते हैं ये आ चुके हैं, PYQ में प्रीवियस ईयर आपको जिसकी ज़्यादा संभावना है वो प्रैक्टिस सेट और PYQ 2022-23 के दोनों मिलेंगे।
प्रश्नानुसार 1500 मीटर और ये ए आपने देख लिया, तो NM विजय, संजीव, राजीव, तो 70 मीटर का जो है गैप है। माना राजीव 1500 मीटर की दौड़ 100 सेकंड में पूरी करता है, इसलिए संजीव 100 सेकंड में दौड़ेगा। 1500 माइनस 30 इक्वल टू 1470 मीटर। तथा विजय 1500 मीटर की दौड़ 100 सेकंड में पूरा करता है, इसलिए संजीव 100 सेकंड में दौड़ेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1, कथन 2। यदि आप किसी समकोण त्रिभुज को दो भुजाओं की लंबाई जानते हैं तो तीसरी भुजा की लंबाई नहीं निकाली जा सकती। कथन 2, किसी त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों इसका जो सही, इनके ऑप्शन मैंने आपको बताया सही रहते हैं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका कथन 1 असत्य किंतु कथन 2 सत्य है। ठीक है दोस्तों, त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो जाती है तो तीसरी भुजा की लंबाई आसानी से ज्ञात की। यह तो आपको पता ही दोस्तों ट्राइंगल का। चिन्हों का आपस में स्थान परिवर्तन करने से दिया गया समीकरण सही हो जाता है। इसके अंतर्गत 4 विकल्पों में ऐसा विनिर्दिष्ट है कि समीकरण में चिन्हों का जैसा ही अंतः परिवर्तन किया जाएगा समीकरण सही हो जाएगा। तो 9 + 5 डिवाइड 4 × 3 -6 इक्वल टू 12। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है आपका डिवाइड और माइनस। देखिए 9 + 5 डिवाइड 4 × 3 -6, तो विकल्प ए सही चिन्ह है। 9 - 5 डिवाइड 4 × 3 + 6 इक्वल टू 12। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपकी नंबर सीरीज आ गई दोस्तों। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको कभी ना छोड़ें और इसको गलत भी नहीं करना है। निम्नलिखित श्रेणी में विजातीय अंक चुनें। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है विजातीय अंक ए 1, 5, 14, 30, 50, 55, 91। तो यहाँ पे 1 पे आप देख लीजिए क्या है। 1 से 5, 5 से 14, 5 से 14 और फिर 14 से है आपका 30, 50, 55, 91। आइए 1 से 5 आपका +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे 50 जो है वो यूं ही ज़बरदस्ती उसेड़ दिया गया, तो 50 आपको हम बाहर कर देंगे। मोटा कृष्णदत्ता या तो दिन में खाता है अथवा रात में। मोटा कृष्णदत्ता दिन में नहीं खाता, अतः मोटा कृष्णदत्ता रात्रि में खाता है। उपरोक्त द्वारा किस प्रकार का निष्कर्ष है? तुलना, उपमान, मौखिक साक्ष्य शब्द, खंडन, अनुपलब्धि और निहितार्थ अर्थापत्ति। डी है निहितार्थ अर्थापत्ति। डी, मोटा कृष्णदत्ता या तो दिन में खाता है अथवा रात में। मोटा कृष्णदत्ता दिन में नहीं खाता, अतः मोटा कृष्णदत्ता रात्रि में खाता है। उपरोक्त उदाहरण में निहितार्थ इम्प्लीकेशन अर्थापत्ति का निष्कर्ष है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, ए और बी फुटबॉल, क्रिकेट तथा हॉकी खेलते हैं। बी और सी हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं। सी और डी बैडमिंटन और टेनिस खेलते हैं। डी और ए फुटबॉल, क्रिकेट तथा टेनिस खेलते हैं। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों आपका सी क्रिकेट नहीं खेलता है, बी और डी दोनों टेनिस खेलते हैं। सी ए फुटबॉल, क्रिकेट तथा बैडमिंटन खेलता है और डी है आपका ए, बी और डी फुटबॉल तथा क्रिकेट खेलते हैं। बी है आप बी के अतिरिक्त सभी टेनिस खेलते हैं। तो इसको आप दोस्तों पेन और पेपर लेके करेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप तुरंत कर सकेंगे। तो इसका जो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका बी, केवल ए और बी फुटबॉल, क्रिकेट तथा हॉकी खेलते हैं। बी और सी हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं। सी और डी बैडमिंटन और टेनिस खेलते हैं और डी और ए फुटबॉल, क्रिकेट तथा टेनिस खेलते हैं। सी क्रिकेट नहीं खेलता। चलिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा? यू ओ आई ए। तो आइए देखते हैं क्या आएगा। देखिए दोस्तों ये पांचों वॉवल हैं, ठीक है। इसमें एक गायब है वॉवल में, वो गायब है आपका ई। तो यहाँ जो आएगा वो ई आएगा।
दोस्तों इंग्लिश में वॉवल को हिंदी में स्वर कहते हैं, तो ई आएगा। यदि बीते हुए कल से पहले का दिन शुक्रवार था, बीते हुए कल से पहले का दिन शुक्रवार था, तो आने वाले कल के पश्चात के दिन तीसरा दिन कौन सा होगा? आने वाले कल के पश्चात के दिन तीसरा दिन कौन सा होगा? ठीक है दोस्तों, तो शुक्रवार था, बीते हुए कल, तो कल हो गया आपका शनिवार और आज हो गया आपका संडे, है ना। अब वो बोल रहा है कि आने वाले कल के पश्चात, कल छोड़िए तो मंडे के पश्चात तीसरा दिन कौन सा होगा? वो आपका सही उत्तर है शुक्रवार। कल आपका मंडे, उसको छोड़ दो, फिर 1 2 3 दिन और छोड़ दो, तो आपका हो गया शुक्रवार, आपका सही दिन हो गया। सूची 1 में दिए गए युग्मों को सूची 2 में दिए गए सादृश्य युग्मों से सम्मिलित कीजिए। छिपकली, सरीसृप, सर्प, टेनिस कोर्ट, सांड, गाय, वनस्पति विज्ञान, पौधा। तो दोस्तों यहाँ पे हम करेंगे टेनिस कोर्ट, स्केटिंग रिंग, है ना आपका, और ये वनस्पति विज्ञान पौधा, ये आपका होगा हेमेटोलॉजी रक्त। ए का हम करते हैं, नहीं बी का हम करेंगे फर्स्ट। आइए देखते हैं बी का फर्स्ट किस में। बी का फर्स्ट इसमें है, सी में, तो सी आपका सही उत्तर हो गया। देखिए दोस्तों, अगर आपको एक भी आता, छिपकली, सैसा, गरुड़ पक्षी, टेनिस कोर्ट, स्केटिंग रिंग, सांड का, जादूगर, जादूगरनी और वनस्पति ना हेमेटोलॉजी रक्त, मान लीजिए अगर आपको 1 या 2 आ जाते हैं तो भी आपका सही हो जाए। दोस्तों कंप्यूटर क्वेश्चन आपके शुरू हो गए। कंप्यूटर में डीवीडी रोम है एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जिसे कई बार लिखा जा सकता है, एक चुंबकीय स्टोरेज मीडिया जिसे केवल एक बार ही लिखा जा सकता है, एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जिसे केवल एक बार ही लिखा जा सकता है, एक चुंबकीय स्टोरेज मीडिया जिसे कई बार लिखा जा सकता है। तो सी आपका सही उत्तर है दोस्तों, एक ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया जिसे केवल एक बार ही लिखा जा सकता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित अभिकथनों में से कौन सही है? कैश मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, चुंबकीय मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, रैम वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका वो है सी, आपका सी है, केवल ए और डी। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसमें स्टोर डाटा के संग्रह रखने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं कैश मेमोरी एवं रैम मेमोरी आदि। फ्लैश मेमोरी एवं मैग्नेट मेमोरी आदि नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। रिसाइकल बिन विंडोज ओएस में एक ऐसा क्षेत्र है जहां किससे हटाई गई फाइलें रहती हैं? ए हार्ड डिस्क, बी पेन ड्राइव, सी सीडी रोम, और तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है केवल ए हार्ड डिस्क। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बढ़ते हुए मेमोरी एक्सेस टाइम कम से अधिक की ओर के आधार पर निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरीज के सही क्रम की पहचान करें। रजिस्टर्स, मेन मेमोरी। दोस्तों ये प्रश्न आपका बहुत पेपरों में आ चुका है, लगभग मैं ही 5 बार पढ़ चुका हूँ इसे हर एक पीवाईक्यू में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों कि आपका जो 50% पेपर है वो आपका पीवाईक्यू से ही बन जाता है, और बाकी जो आपके लिए बचेगा वो दोस्तों हम आपको प्रैक्टिस सेट से करा देंगे इन 6 दिनों में। बस आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ACDB, ADBC, CBDA और BDAC। तो उत्तर बी जो है वो आपका सही उत्तर है, वो है ADBC। ए रजिस्टर्स, फिर कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, और उसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, किसी 3 अंकों वाले दशमलव संख्या को स्टोर करने के लिए अपेक्षित बिट्स की न्यूनतम संख्या 10 है। कथन 2, किसी डिजिटल कंप्यूटर में डेटा को बिट्स बाइट्स के रूप में स्टोर किया जाता है, जहां एक पेटा बाइट
2 की पावर 50 बिट्स के बराबर है। उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो आपका ये सही उत्तर है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं, कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 गलत हैं। तो दोस्तों यहाँ जो आपका सही उत्तर है वो सी, कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 गलत है। चलिए दोस्तों, भारत, यहाँ आप देख लीजिए कि इन्होंने कैसे सॉल्व किया। 3 अंकों वाली दशमलव संख्या का स्टोर करने के लिए अपेक्षित बिट्स की न्यूनतम संख्या है 10 है, तो 999 एन लॉग 2 लॉग 999 एन 10 अतः कथन सही गलत है। और ये देख लीजिए, भारत के पास विशाल थोरियम भंडार है जो कि आणविक ऊर्जा सक्षम स्रोत है। थोरियम भंडार मुख्यतः कहाँ? छोटा नागपुर पठार के चट्टानों में, सुंदरबन डेल्टा के कीचड़ में, केरल समुद्र के तटीय बालू में और थार मरुस्थल के। तो दोस्तों ये है आपका केरल समुद्र के तटीय बालू में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सतत विकास के लक्ष्यों के अनुरूप विशिष्ट लक्ष्यों की पहचान करें। उत्तरदायी खपत एवं उत्पादन, भूजीवन, मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, पर्यावरण व्यवहार्यता सुनिश्चित करना और असमानता। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ए, बी और ई, असमानता, भूजीवन और उत्तरदायी खपत एवं उत्पादन। उत्तर ए जो है वो आपका सही उत्तर है। दोस्तों यहाँ हम जान लेते हैं, सारे ही जान लेते हैं, यहाँ तो 3 ही दिए थे। 70 सतत विकास लक्ष्यों व 169 उपलक्ष्यों के सतत विकास 2030 एजेंडा के अंतर्गत स्वीकार किया गया। इसे सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 193 देशों को अनुमोदित किया जाएगा। यह एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी। सतत विकास लक्ष्य के निम्नलिखित हैं, देखिए। 0 गरीबी, 0 भुखमरी, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और प्रदूषण मुक्त, उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, असमानताओं में कमी, संवहनीय शहर और समुदाय, संवहनीय उपभोग और उत्पादन, जलवायु कार्रवाई, जलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय जीवों की सुरक्षा, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, लक्ष्य हेतु भागीदारी। अब आपका असर्शन और रीजन वाले प्रश्न दोस्तों स्टार्ट हो गए हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए पेट्रोल वाहनों की तुलना में डीजल वाहनों के उत्सर्जन अधिक हानिकारक है। डीजल वाहनों से हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन अभूत रूप से काफ़ी कम होता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, आपके ऑप्शन ये हमेशा सेम रहते हैं, ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और ये आपके अभिकथन रीजन वाले हैं। सौर तालाब ताप के रूप में सौर ऊर्जा का भंडारण करते हैं। तर्क है, रीजन, सौर तालाब में निश्चित प्रवणता सांद्रता वाला जल मौजूद होता है। तो दोस्तों आपका इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका दोस्तों उत्तर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए। सौर तालाब खारे पानी का जलाशय है। सौर तालाब खारे पानी का जलाशय जो ऊष्मा के रूप में सौर ऊर्जा का संग्रहण करते हैं, अतः अभिकथन सही। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आईपीसीसी के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका योगदान सबसे कम रहा? परिवहन, कृषि एवं वन्य भूमि उपयोग, उद्योग और उपयोगिता, विद्युत एवं तापोत्पादन। ठीक है दोस्तों, तो ए आपका सही उत्तर है, वो है परिवहन। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना वर्ष 1988 में की गई। वर्ष 2014 में इसने अपनी 5वीं रिपोर्ट जारी की, जिसमें वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे कम योगदान देने वाला क्षेत्र दिए गए विकल्पों में परिवहन क्षेत्र रहा है। वर्ष 2014 रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रवार योगदान इस प्रकार है: अन्य ऊर्जा 10%, परिवहन 14%, उद्योग 21% और कृषि क्षेत्र 24%। विद्युत एवं तापोत्पादन का योगदान 25% रहा है। इस प्रकार सबसे कम योगदान परिवहन क्षेत्र का रहा है। निम्नलिखित ब्रिक्स देशों का अनुसंधान पत्रों के प्रकाशन के संबंध में घटता हुआ सही क्रम क्या है? भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और रूस। तो दोस्तों
इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार अनुसंधान पत्रों का प्रकाशन के संबंध में चीन का विश्व में प्रथम स्थान है। वैश्विक भागीदारी के अनुसार अन्य ब्रिक्स देशों की स्थिति है। ठीक है, तो चीन का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चीन 20.67%, विश्व रैंक पर सेकंड भारत 5.31%, तीसरी रैंक पर रूस 3.19%, सातवीं रैंक दक्षिण अफ्रीका 29वीं रैंक है। दायित्व के यूजीसी ने इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प सही उत्तर नहीं, जो ऑप्शन है दोस्तों वो उसमें सही वाला नहीं रखा है, इसलिए हम ये सिलेक्ट नहीं करते हैं। आप भी जब पेपर दें, अगर आपको पक्का पता हो कि वो सही नहीं तो उसको सिलेक्ट करके ना उसको रिव्यू के लिए छोड़ा। भारत सरकार के मानव संसाधनों मंत्रालय का ई शोध सिंधु प्रयास छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं को उपलब्ध कराता है। भारतीय शोध प्रबंधों का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप, ई जर्नल्स, प्लेगियरिज्म सॉफ्टवेयर और विश्लेषणात्मक तकनीकों में प्रशिक्षण के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो बी जो है आपका वो दोस्तों सही उत्तर है, ई जर्नल्स। आपका बी जो है वो एकदम सही उत्तर है, ई जर्नल्स। चलिए दोस्तों, ई शोध सिंधु का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा हेतु गुणात्मक इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तथा ई जर्नल्स आदि तक पहुंच प्रदान करना है, जिसमें सदस्यता के कम दरों पर शैक्षणिक संस्थानों को पूर्ण पाठ ग्रंथ सूची एवं तथ्यात्मक डेटाबेस आदि शामिल हैं। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शैक्षणिक संस्थान गंगा नदी के तट पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो आपका जो दोस्तों सी उत्तर है वो एकदम सही है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो विक्रमशिला वर्तमान भागलपुर जिला बिहार में स्थित है। इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल 783 से 820 ईस्वी द्वारा की गई। मान्यता अनुसार 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की सेना द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया। राष्ट्रीय कौशल योग्यताएं फ्रेमवर्क NSQF के अनुसार स्नातक बीवोक डिग्री कार्यक्रम में कितने पाठ्यक्रम कार्य के क्रेडिट्स पूरा करना अपेक्षित है? तो दोस्तों वो हैं 180 क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। NSQF का प्रारंभ भारत में कौशल विकास कर कुशल मानव संसाधन तैयार करने हेतु किया गया। यूजीसी के निर्देशों के अनुसार बीवोक डिग्री हेतु 180 क्रेडिट्स प्राप्त करना अपेक्षित है। इसका पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होगा, जिसमें अभ्यर्थी 1 वर्ष बाद डिप्लोमा, 2 वर्ष बाद एडवांस डिप्लोमा एवं 3 वर्ष पश्चात डिग्री हेतु योग्य होगा। MHRD भारत सरकार की योजना SRIIA का पूर्ण रूप है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स, अटल रिसर्च इनिशिएटिव ऑन इनोवेशन एंड एकेडमिक्स और एकेडमिक रैंक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस अचीवमेंट्स, अटल रैंकिंग ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन अचीवमेंट। तो ए जो है वो दोस्तों आपका सही उत्तर है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। चलिए दोस्तों, MHRD वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ARIIA का पूर्ण रूप अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स है। यह सभी बड़े उच्च शिक्षा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करती है। इस हेतु प्रमुख मापदंड हैं बजट, अवसंरचना एवं सुविधाएं, जागरूकता, उद्यमिता, वाणिज्यीकरण, अधिगम प्रणाली और अभिशासन। तो दोस्तों अब यहाँ से आपका गद्यांश शुरू हो जाता है। दोस्तों गद्यांश को बड़ा हिसाब से पढ़िए, उसका टाइटल पूछ सकता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया होगा तो कहीं किसी रूप में आंसर दिया होगा, उसका मीनिंग के रूप में आंसर दिया होगा, तो गद्यांश को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। आरंभ में अधिकांश बच्चे स्कूल में अच्छा करना चाहते हैं, परंतु वह छात्र जिसने कक्षा में निरंतर असफलता का अनुभव किया है, स्कूली सफलता के संबंध में अपनी अपेक्षाओं को कमतर रखने के लिए प्रवृत्त होता है। उसे अपनी ऊर्जा को कक्षा के बाहर एथलेटिक्स अथवा युवा समूह अथवा अन्य क्षेत्रों में लगाना चाहिए, जहां उसे सफल होने की संतुष्टि महसूस हो सके। ऐसे ही दोस्तों आपका पैराग्राफ है, मैं स्लाइड कर रहा हूँ, आप आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आपका पैराग्राफ है, ये देखिए, उसके ऐसे शिक्षक उसके लिए निर्धारित करते हैं, वो उसकी वास्तविक क्षमताओं को पर्याप्त रूप से ललकार नहीं पाते।
तो हमारा जो पहला प्रश्न बनता है, वो कोई छात्र जो कक्षा में निरंतर अच्छा नहीं करता, तो अभी हमने ये तो मैंने ही आपको पढ़ा दिए, तो इसका जो आपका सही उत्तर है, स्कूल में अधिक सफलता की आशा नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, ऐसा ही करते हैं। गद्यांश के अनुसार जो छात्र कक्षा में निरंतर अच्छा नहीं करता, वह यह अनुमान लगाता है कि स्कूल उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वह समझने लगता है कि वह सफल होना असंभव है। अतः विकल्प डी सही। कक्षा में छात्र को नकारात्मक मूल्यांकन का क्या अनुमानित प्रभाव होगा? वह अपने सहपाठियों से ईर्ष्या करने लगेगा, वह अपना ध्यान अन्य क्षेत्रों में सफल होने की ओर लगाएगा, वह एथलेटिक्स में बेहतर करने लगेगा, और जो दोस्तों माफ़ करिएगा दोस्तों, माफ़ करिएगा दोस्तों, एक सेकंड। वह एथलेटिक्स में बेहतर करने लगेगा, वह अवसाद की स्थिति में आ जाएगा। तो बी आपका सही उत्तर, वह अपना ध्यान अन्य क्षेत्रों में सफल होने की ओर लगाएगा। जैसा कि अभी आपके पैराग्राफ में दिया, ये भी मैंने ही पढ़ लिया था। देखिए, दो उत्तर तो मुझे थोड़ा पैराग्राफ पढ़ के ही मिल गए। तो किसी छात्र के शैक्षिक निष्पादन के सकारात्मक मूल्यांकन से वह भविष्य में भी बेहतर निष्पादन करेगा, एथलेटिक्स की ओर प्रवृत्त होगा, मित्रता करेगा, और अन्य छात्रों द्वारा एक आदर्श या प्रतिमान माना जाएगा। तो ये जो है वो आपका सही उत्तर है दोस्तों, भविष्य में भी बेहतर निष्पादन करेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब कोई छात्र कम सक्षम माना जाता है तो क्या परिणाम होता है? वह ऐसा महसूस करने लगता है कि उसकी क्षमताओं का उचित मूल्यांकन नहीं किया जाता, वह ऐसा सोचने लगता है कि अन्य लोग उसे शैक्षिक क्षेत्र में सफल नहीं होना देना चाहते, स्कूल के अन्य लोग उसकी क्षमताओं को वास्तविक क्षमता से कम आंकते हैं, वह अपने व्यक्तिगत संसाधनों और गैर शैक्षणिक क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त कर सकता है। सही विकल्प को चुनें दोस्तों, सी। केवल सी और डी आपका सही उत्तर है। स्कूल के अन्य लोग उसकी क्षमताओं को वास्तविक क्षमता से कम आंकते हैं, डी। वह अपने व्यक्तिगत संसाधनों और गैर शैक्षणिक क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त कर सकता है। प्रस्तुत गद्यांश के द्वितीय खंड के अनुसार जब किसी छात्र को सक्षम अध्येता नहीं माना जाता तो ऐसे बल प्रवृत्त हो जाते हैं जो स्कूल में उसकी क्षमता को पूर्ण विकसित होने की संभावना को कम करते हैं। इस अनुच्छेद का सारांश, एक कम सक्षम छात्र को अशैक्षणिक क्षेत्रों में अपने भविष्य की संभावना तलाशनी चाहिए, उसे सफल शैक्षिक निष्पादन के लिए अधिकतम प्रयास करना चाहिए, शिक्षक को उसे प्रेरित करना चाहिए ताकि वह अपने व्यक्तिगत संसाधनों का उचित उपयोग कर सके, उसे शिक्षकों की अपेक्षा के विपरीत अपने कौशल एवं ज्ञान का स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए। तो बी आपका सही उत्तर है दोस्तों, उसे सफल शैक्षिक निष्पादन के लिए अधिकतम प्रयास करना चाहिए। प्रस्तुत अनुच्छेद स्कूल में कम अच्छा करने वाले छात्रों समस्याओं के परिणाम को मनोविज्ञान विश्लेषण पर अधिकतम शैक्षिक निष्पादन हेतु उपायों का संधान करने का प्रयास करता है, अतः विकल्प बी आपका सही उत्तर है। यहाँ दोस्तों आपका हमारा ये पेपर 1 कंप्लीट होता है दोस्तों। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करते रहा करिए दोस्तों। और आप प्लेलिस्ट जाके क्यों नहीं देखते हो? आप सिर्फ एक वीडियो देख के रह जाते हो दोस्तों, पूरी प्लेलिस्ट जाके देखो ताकि आप उनसे फ़ायदा उठा सको। तो पूरी प्लेलिस्ट जाके देखो दोस्तों, और भी कई सारी प्लेलिस्ट डली हैं, वो सारी प्लेलिस्ट जाके चेक करो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।